दोस्तों, मेरा नाम विनोद जोशी है। किससे कहानियाँ सुनाता हूँ। अभी आप सुन रहे थे मेरे द्वारा लिखी कहानी चेहरे का दूसरा भाग, जिसमें आपने सुना कि कुशल एक पर्वतीय शहर मसूरी का मेहनती ड्राइवर है जो पूरे भारत में पर्यटकों के साथ भ्रमण करता है। उसके एक पुराने कस्टमर की गुमशुदगी के कारण यूपी पुलिस के 2 अफसर उससे पूछताछ करने आए थे। उसने उन्हें सारे एविडेंस दे दिए, जिससे यह साबित होता है कि सुहेल उसके पुराने कस्टमर की गुमशुदगी के दौरान वो बहुत दूर गोवा में था, एक रसूखदार मंत्री के साथ। अब आगे कुशल का सर चकरा रहा था। ये सुहेल क्या कर रहा था? उसके साथ जा रहा है ये कहकर कहाँ गायब हो गया है? अच्छा है कि वो मंत्री जी के साथ गया था, वरना ये पुलिस वाले उसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। वो ये सोच विचार कर ही रहा था कि उसके मोबाइल में स्क्रीन फ्लैश करने लगी। मंत्री जी के पीए प्रीतम का फ़ोन था। हेलो कहते ही वहाँ से प्रीतम की आवाज़ आई। क्या कर रहे हो? अगर कोई बुकिंग है तो उसे कैंसिल कर दो। तुम्हें मेरे साथ जयपुर चलना है, शाम को चलेंगे। तुम गाड़ी में तेल वगैरह भरवा लो। उसने ठीक है में जवाब दिया। उसे एक नई बुकिंग मिल रही थी जयपुर के लिए। राजस्थान? क्या ये कोई संयोग था? सुहेल ने भी कहा था वो जैसलमेर जा रहा था, और अब प्रीतम जयपुर। क्या माजरा था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ सतर्कता बरतने की सोची, बस यूं ही। वो आदतन मुस्तैद और सतर्क रहने वाला इंसान था। उसके पिता आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार थे और एक शानदार शिकारी। उत्तराखंड के जंगलों में जब कोई बाघ या तेंदुआ आदमखोर हो जाता था तो सरकारी महकमा उन्हें बुलाता था आदमखोर जानवरों को मारने के लिए। अपने अंतिम समय तक वो यूं ही लोगों और फॉरेस्ट महकमे की मदद करते रहे थे। मुस्तैदी, सतर्कता, ये सारे गुण उसने अपने पिता से ही सीखे थे। वो अपनी सभी यात्राओं के उपयोगी दस्तावेज और फोटोग्राफ एक फाइल में करीने से संभाल के रखता था, सारे कस्टमर्स के आईडी कार्ड्स, फ़ोन और एड्रेस डिटेल के साथ। उसने अपने पिताजी की अलमारी खोली। वहाँ एक बड़ी राइफल और एक छोटी 12 बोर की कोल्ट पिस्टल भी थी। उसने 12 बोर की पिस्टल उठा ली। हथियार चलाना उसने अपने पिता से सीखा था। जंगल में पेड़ों पर निशान लगाने का भी उसे अभ्यास था। हाँ, लाइसेंस नहीं था उसके पास, फिर भी उसने वो पिस्तौल अपनी गाड़ी की सीट कवर में छिपा ली, जिसे ज़रूरत पड़ने वो निकाल सकता था। शाम को ठीक 7 बजे प्रीतम का फ़ोन आ गया। उसने उसे टैक्सी लेकर माल रोड पर आने को बोला। फिर कुछ समय बाद दोनों जयपुर को चल पड़े थे। पहले दिल्ली, फिर जयपुर। जयपुर पहुँचते पहुँचते सुबह के 3 बज गए थे। कुशल को जोरों की नींद आ रही थी। प्रीतम ने पहले से बुक किए नेशनल होटल में चलने को कहा। होटल पहुंचकर प्रीतम ने कहा कि वो भी उसके साथ कमरे में सो जाए, लेकिन कुशल ने मना कर दिया। वो हमेशा अपनी कार में ही सोता था, आज भी वो पीछे ही रुक गया। अभी तक तो उसे प्रीतम के व्यवहार में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। शायद वही कुछ ज़्यादा सोच रहा था। एक सामान्य घटना को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देकर उसने रहस्यमय बना दिया था। वो अपनी टैक्सी में बैठा सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने 2 व्यक्तियों को होटल में जाते देखा। अरे, ये तो तिवारी और शमशेर थे। ये यहाँ कैसे? क्या यह भी एक संयोग था? नहीं, कुछ तो बात जरूर थी। अब उसने भी होटल में जाने का निश्चय किया। दोस्तों, ये था कहानी का तीसरा भाग, पार्ट 3। ये क्या रहस्य था? प्रीतम और तिवारी में क्या कनेक्शन था? सुहेल क्या चीज़ था? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे चेहरे पार्ट 4 में।
दोस्तों, मेरा नाम विनोद जोशी है। कहानियाँ सुनाता हूँ। अभी आपने सुना मेरे द्वारा लिखी कहानी चेहरे का तीसरा भाग, चेहरे पार्ट 3। इसमें आपने सुना कि कैसे जयपुर पहुंचकर जब कुशल अपनी टैक्सी में ही सोने जा रहा होता है तो उसे दरोगा तिवारी और सिपाही शमशेर भी जयपुर में उसी दिन उसी होटल में नजर आते हैं। ये महज संयोग है या कुछ और, ये जानने के लिए कुशल भी होटल के अंदर जाने का मन बना लेता है। अब आगे कुशल ने हाथ बढ़ाकर सीट कवर की जेब से संभाल कर रखी अपने पिता की पिस्तौल को निकाला और सावधानी से अपनी बेल्ट में खोस दिया। फिर उसने ऊपर से अपनी वर्दी के साथ पहने जाने वाला शोफर का सफ़ेद कोट पहन लिया। कोट के बटन उसने जानबूझकर खुले छोड़ दिए थे। धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ वो होटल की लॉबी में पहुंच गया। सामने रिसेप्शन था जिसमें एक लड़की और एक लड़का खड़े थे, होटल यूनिफॉर्म में, और आपस में बातें कर रहे थे। रिसेप्शन में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। लॉबी में रखी सोफों पर भी एक या दो लोग मौजूद थे। इतनी सुबह सुबह ऐसा लगता था जैसे वो भी गेस्ट थे जो अभी अभी पहुंचे थे और अपने कमरे में जाने से पहले बुकिंग की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लॉबी में ही रुक गए थे। रिसेप्शन में मौजूद युवती ने शोफर की ड्रेस पहने कुशल को अंदर आते देखा तो जल्दी से बोली, शोफर लोगों के रहने और खाने का इंतजाम पीछे आउट हाउस में है। ड्राइवरों और शोफर का अंदर लॉबी में आना मना है। कुशल शांति से बोला कि उसे तो अपने साथ आए होटल के मेहमान से कुछ ज़रूरी बात करनी है। उनके लिए एक मैसेज है जो उनके घर से आया है। फिर उसने कहा कि आप बताएं मिस्टर प्रीतम किस रूम में ठहरे हैं। प्रीतम, ये नाम सुनकर वो लड़की चौंकती हुई बोली, अरे प्रीतम जी के तो बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं। अभी अभी दो लोग उनसे मिलने गए हैं। होटल नियमों के कारण आप अभी उनके कमरे में नहीं जा सकते। जब वो लोग लौटेंगे तब आप जा सकते हैं। बेल बॉय आपको उनके कमरे तक छोड़ देगा। उसने दाईं ओर एक डायस पर खड़े लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, आप वहाँ उस सोफे पर इंतजार कर लीजिए। कुशल वहाँ से हटा और धीरे धीरे टहलता हुआ सोफे के बजाय उस बेल बॉय के पास आ गया। उसने अपनी जेब से एक 500 रुपये का नोट निकाला और उस लड़के को दिखाते हुए ही अपनी मुट्ठी में मोड़ तोड़ के रख लिया। उसने इस बात का ध्यान रखा कि ऐसा करते हुए रिसेप्शन से किसी ने उसे देखा ना हो। अपने हाथ को आगे करते हुए उसने हेलो बोला और बंद मुट्ठी को लड़के के हाथ में खोल दिया। आंखों के इशारे से उसे बाहर आने को बोल वो धीरे धीरे चलता हुआ लॉबी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में ही वो लड़का उसके साथ खड़ा था। उसने जल्दी से उसे प्रीतम का रूम नंबर पता किया और फिर फायर एस्केप के रास्ते से थर्ड फ्लोर में पहुंच गया। 301 नंबर कमरा सामने ही था जहाँ पे प्रीतम रुका हुआ था। वो दरवाजे के पास पहुंच गया। अंदर से प्रीतम के बोलने की आवाज़ आ रही थी, अरे कैसे लोग हो? नकली पुलिस वाला बनाकर तुम्हें उसके पास भेजा था, उसे उठा लेना था। तुम तो बस फोटो खींच कर आ गए। अब देखो वो पार्किंग में अपनी टैक्सी में सोया है। मैंने तो कहा था कि यहीं सो जाए, हमारा काम आसान हो जाता, लेकिन वो अपने उसूलों के चलते कार में ही सोया है। जाओ और उसे काबू करो और अपनी जीप में डालो, मैं आता हूँ। यह सुनकर कुशल दंग रह गया। क्या साजिश चल रही थी उसके खिलाफ? सुहेल, प्रीतम, तिवारी और शमशेर क्या खिचड़ी पका रहे थे? उसका इन सबसे क्या लेना देना था? वो क्यों इन सबकी आंखों की किरकिरी बन गया था? उसने खुद को एक पिलर की ओट में छिपा लिया और इंतजार करने लगा तिवारी और शमशेर के बाहर आने का। दोस्तों, ये था कहानी चेहरे का चौथा भाग। सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा कहानी के 5वें और अंतिम भाग में। सुनते रहिएगा मेरे द्वारा की कहानी चेहरे, कहीं जाइएगा नहीं।